राम राम सभी को, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज का सेशन आपका रहने वाला है आईपीसी का। इससे पहले के सेशन में हम चर्चा कर चुके हैं आपकी धारा 28 तक। तो आज हम 3 धारा के बारे में पढ़ेंगे जो आपकी संबंधित होगी, धारा 29 व 29A तथा धारा 30। ये 3 धाराओं की आज यहाँ पर हम इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं अपने सेशन को। तो आज स्टार्ट करते हैं कहाँ से, धारा 29 से स्टार्ट यहाँ पर सेशन करते हैं। तो धारा 29 क्या कहती है आपकी, धारा 29 जो होती है ये संबंधित होती है आपकी दस्तावेजों से संबंधित, यानी कि इसमें दी जाती है आपकी दस्तावेज की परिभाषा या दस्तावेजों या प्रतिभूति जिसे आप कहते हैं की परिभाषा। डॉक्यूमेंट्स की जो डेफिनेशन है वो धारा 29 में दी जाती है। दस्तावेज व प्रतिभूति अर्थात इनकी परिभाषा क्या निकलती है इसके अनुसार निकलती है वह पदार्थ ठोस पदार्थ जिस पर किसी लिपि में किसी चिन्ह के द्वारा या किसी अक्षर के द्वारा निरूपित किया जाता है। 1 मिनट के लिए होल्ड कर रहे हैं, अब ठीक रहा होगा। चलिए अब विजिबिलिटी ठीक हो गई होगी। तो बात कर रहे हैं किसी ठोस पदार्थ जिस पर किसी लिपि में संकेत या चिन्ह, जिसे आप कहते हैं किसी लिपि में संकेतों के द्वारा, संकेत में या चिन्हों के द्वारा लिखा जाए, चिन्हों के द्वारा किसी एक माध्यम या अनेक माध्यमों द्वारा लिखा जाए, अर्थात इनका प्रयोग, दस्तावेजों का प्रयोग साक्ष्य के रूप में किया जा सकता हो, साक्ष्यों के रूप में किया जा सके। जैसे एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल हो गया आपका कोई भी संविदा पत्र हो गया, आपका मुख्तारनामा हो गया, आपका अगर हम बात करें चेक हो गया, आपका दिशा निर्देश जारी कोई भी पत्र हो गया, तो ये सब होते हैं आपके दस्तावेज, दिशा निर्देश जारी पत्र। तो ये सब आपके आते हैं डॉक्यूमेंट्स की परिभाषा के अंतर्गत आदि। तो अगर हम बात करें धारा 29A के बारे में, धारा 29A, तो धारा 29A सबसे पहले तो ये किसके तहत जोड़ा गया, यह आईटी एक्ट 2000 के द्वारा जोड़ा गया। और अगर बात करें हम यहाँ पर इसकी परिभाषा की, तो ये होता क्या है, इसमें दिया गया है आपका इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज या प्रतिभूति, इलेक्ट्रॉनिक प्रतिभूति। और ये क्या होते हैं, ये डिजिटल रूप में अभिलेख होते हैं, डिजिटल रूप में दस्तावेज होते हैं। तीसरा भी लिख लीजिए, फिर इनके बारे में समझते हैं। और धारा 30, तो धारा 30 आपकी होती है मूल्यवान प्रतिभूति। तो मूल्यवान प्रतिभूति क्या होती है, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये होती है आपकी वे दस्तावेज जो किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों को सर्जित करे
विस्तरित करे, सर्जित करे, विस्तरित करे, यानी कि उस विधिक अधिकारों को बढ़ा दे या घटा दे, या विधिक अधिकारों को समाप्त कर दे, या उनमें क्षय कर दे, या सीमित कर दे। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स जो हो गए आपके मूल्यवान डॉक्यूमेंट माने जाएंगे, या मूल्यवान यानी कि मूल्यवान प्रतिभूति आपकी मानी जाएगी। अभी हम इनके बारे में एग्जांपल के थ्रू क्लियर करेंगे, तब तक आप डेफिनेशन लिख लीजिए। तो जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो आता है आपका दस्तावेज। दस्तावेज क्या होता है? दस्तावेज होता है वे ठोस पदार्थ। आप जानते हैं पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। इनमें से केवल ठोस अवस्था में ही दस्तावेज आपके होते हैं। तो दस्तावेज को ठोस पदार्थ माना जाता है, यानी कि ठोस पदार्थ में ठोस पदार्थ जिन पर किसी भी लिपि यानी कि कोई भी भाषा में लिखा जाए, जैसे आप देवनागरी लिपि जानते हैं, रोमन लिपि जानते हैं, अरबी लिपि जानते हैं, अरमाइक लिपि जानते हैं, तो किसी भी लिपि का प्रयोग किया गया हो लेकिन उस पर किसी न किसी लिपि में लिखा गया हो, एक वैलिड लिपि। दूसरा बात करते हैं, या किसी संकेतों के द्वारा लिखा गया हो, यानी कि जैसे कि खुफिया विभाग होता है जो कि कोड वर्ड लैंग्वेज यूज करता है, किसी भी कोड वर्ड में वहां पर लिखा गया हो, संकेतों के रूप में लिखा गया हो, या चिन्हों के द्वारा लिखा गया हो, कोई भी चिन्ह, अभिलेख या मानव आकृति बनाकर अपने बात को समझाया गया हो। इस प्रकार की कोई भी लिपि, चिन्ह हो सकते हैं, संकेत हो सकते हैं, लेकिन वे ठोस अवस्था में किसी पदार्थ पर लिखा जाना चाहिए, यानी कि वो वहां पर निरूपित होना चाहिए, तो उसे दस्तावेजों की श्रेणी में माना जाएगा। जैसे कि चेक हो गया, आपका जो चेक होता है, मुख्तारनामा हो गया, पावर ऑफ अटॉर्नी जिसको आप कहते हैं, जैसे कि आपकी संविदा होगी, एग्रीमेंट होते हैं जो भी कार्य करने वाले पत्र। तो इस तरह के जितने भी दस्तावेज होते हैं, ये सब आईपीसी की धारा 29 के तहत दस्तावेजों की संज्ञा में लिए गए हैं, या दस्तावेजों की श्रेणी में इनको माना गया है। वहीं अगर हम अगली धारा की बात करें, अगली धारा आपकी आती है धारा 29A। धारा 29A में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख यहाँ पर लिए गए हैं, यानी कि आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज होते हैं, जिसने डिजिटल रूप में आप अपनी ईमेल के द्वारा, आप अपनी किसी भी व्हाट्सएप के द्वारा, या कोई भी एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जिसके द्वारा आप अपने दस्तावेजों को रख सके या सूचनाओं का आदान प्रदान कर सके, वे सब संज्ञाएं आपकी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों में ली गई है। वहीं अगर बात करें आपकी आर्टिकल 30 के बारे में, तो सॉरी माफ करना, जो आपका सेक्शन 30 है, सेक्शन 30 में आपका दिया गया है मूल्यवान प्रतिभूति, यानी कि वे दस्तावेज जो किसी भी व्यक्ति के विधिक अधिकारों को, यानी कि मूल्यवान डॉक्यूमेंट्स उनको माना जाता है जो कि व्यक्ति के विधिक अधिकार दिलाते हैं, यानी कि विधिक अधिकारों से सीधा सीधा संबंध रखते हैं। इस प्रकार आप समझ सकते हैं, यानी कि विधिक अधिकार को, जो किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों को या तो बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, समाप्त कर रहे हो, सीमित कर रहे हो, तो वे सब दस्तावेज आपके मूल्यवान प्रतिभूति में माने जाते हैं, या वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स उनको कहा जाता है। इसके एग्जांपल के थ्रू आप ले सकते हैं, जैसा कि आपने क्या किया, पावर ऑफ अटॉर्नी ली, यानी कि किसी के नाम पर आप बिल बनाते हैं या अपनी संपत्ति का ट्रांसफर करते हैं, तो उसके तहत बनाए गए पावर ऑफ अटॉर्नी जो होती है वो आपकी मूल्यवान डॉक्यूमेंट्स में की संज्ञा में आ जाएगी। क्योंकि होगा क्या, ये जो आपके दस्तावेज होगा, ये जिस व्यक्ति के नाम से बनाई जा रही है, उस व्यक्ति को विधिक अधिकारों में ये क्या कर रही है, वहाँ पर वृद्धि कर रही है, इसलिए इसको मूल्यवान प्रतिभूति की संज्ञा में माना जाता है। वहीं अगर अगली बात करें, जैसा कि आपका आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड आपका क्या होता है? आधार कार्ड आपका डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, जिस पर आपके बारे में एक परिचय पत्र दिया जाता है, लेकिन वोटिंग के समय वे आधार कार्ड का आप यूज वोट डालने के लिए करते हैं, यानी कि आपको विधिक अधिकार वोटिंग के समय आपका आधार कार्ड प्रदान करता है, इसलिए उसे आधार कार्ड को आप मूल्यवान प्रतिभूति मान सकते हैं। आई होप तीनों डेफिनेशन में आपको अंतर आया होगा। तो सबसे पहला तो सार आज की क्लास का यही निकलता है, यानी कि आज की क्लास आपकी संबंधित है दस्तावेजों के बारे में। ये आईपीसी में दस्तावेज किसे माना जाता है, मूल्यवान दस्तावेज किसको कहा जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज आपका किसको कहा जाएगा। तो इन तीनों की परिभाषाओं में आप अंतर समझ गए होंगे। चलिए, तो इसे आप नोट भी कर सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू चलिए आप क्लियर भी करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया आधार कार्ड का,
ये आपका क्या होता है, ये आपका आधार कार्ड है। इस पर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये आपका यहाँ पर नेम है, ये आपका यहाँ पर फादर नेम दिया होता है, ये आपका यहाँ पर मदर नेम दिया होता है, और यहाँ पर आपका बात करें, ये यहाँ पर आपका आधार नंबर दिया हुआ है, ये आपकी यहाँ पर फोटो है, और यहाँ पर अन्य जानकारी उपलब्ध है। तो ये जो आधार कार्ड होगा, ये सबसे पहले तो किस में होगा, इस आधार कार्ड को इसको दस्तावेजों की संख्या में लिया जाएगा, इसको दस्तावेजों की संख्या में लिया जाएगा। वहीं अगर बात करें, ये जो आपका आता है वोटिंग का समय, यानी कि चुनाव के समय पर, चुनाव के समय पर यह विधिक अधिकार दिलाता है। इसलिए इसको मूल्यवान प्रतिभूति भी कहा जाएगा। अब एक केस था, ये केस बनता है आपका कंद साहेब कालू वर्सेस महाराष्ट्र राज्य, जो कि 1981 का केस है। और इसके तहत क्या प्रावधान है, सबसे पहले तो अगर हम इसमें मामला समझे, इसमें मामला आता है या प्रश्न आता है इसका, ये होता है आपका जो भी ये जो यहाँ से क्वेश्चन निकलता है, ये होता है एडमिशन के लिए, यानी कि दाखिले में यूज किया गया प्रमाण पत्र, दाखिला में प्रयोग किया गया प्रमाण पत्र क्या मूल्यवान प्रतिभूति, यानी कि मूल्यवान दस्तावेज होगा। तो इस केस में जो फैसला दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर जो फैसला आया, वो फैसला क्या आया, ये फैसला था चूंकि प्रमाण पत्र व्यक्ति को कॉलेज की सीट पर विधिक अधिकार प्रदान करता है। अतः दाखिले में प्रयोग किए गए सारे दस्तावेज मूल्यवान प्रतिभूति हो गए। यानी कि जितने भी आपकी मूल्यवान प्रतिभूति होती है, वे प्रतिभूति की संख्या में तो आएगी, यानी कि दस्तावेज तो हो गए, लेकिन दस्तावेजों में से भी कुछ दस्तावेज ऐसे होते हैं जो आपके विधिक अधिकारों को से संबंधित होती है। उन सभी दस्तावेजों को आप मूल्यवान प्रतिभूति की संख्या में काउंट कर सकते हैं। देख रहा ना थोड़ा सा इधर। ठीक है, तो चलो अब देख गया होगा आपको। तो एक केस के द्वारा और समझते हैं, जैसे कि आपने लिया क्या, जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज और लिख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूं यहां पर अपनी मार्कशीट। मार्कशीट आपकी क्या होगी, मूल्यवान प्रतिभूति प्लस प्रतिभूति, दोनों की संख्या में ये आपकी आ जाएगी।
लेकिन ये मार्कशीट मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ईमेल पर सेंड कर रहा हूँ या ईमेल पर कॉपी। तो ये आपकी जो ईमेल पर ये है तो इसको ही माना जाएगा इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक प्रतिभूति या इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, इसको ही माना जाएगा। वहीं अगर हम इसको मार्कशीट को किसी के व्हाट्सएप पर सेंड कर रहे हैं तो वो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों की संज्ञा में आ जाएगा। आई होप मैं आपको चल रहा हूँ ये तीनों धाराएं आपको बड़ी अच्छी से समझ में आ गई होगी। अगर इसका एक बार और आप देखना चाहें तो वीडियो को देख सकते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं 29 की, ये केवल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता है, यानी कि कोई भी दस्तावेज जिसके ऊपर किसी भी चिन्ह, आकृति या लिपि में लिखा जाए वो दस्तावेजों की संज्ञा में आएगा। कोई भी लिपि का प्रयोग हो, किसी उर्दू, फारसी, अरबी, इंग्लिश, हिंदी किसी भी लिपि में लिखा गया हो, लेकिन उसमें किसी संकेतों के द्वारा, किसी चिन्हों के द्वारा, कोई भी हो सम्मिलित रूप से दस्तावेज होगा। लेकिन इसकी विशेषता यह है कि ये आपकी ठोस प्रति होगी, यानी कि आपकी हार्ड कॉपी ये होगी जिसको आप हाथ में ले सकते हैं। वहीं जो चीज आपकी हार्ड कॉपी नहीं होती, यानी कि वे चीज होती है जिनको हम अपनी फोटोस्टेट के द्वारा या अपनी मोबाइल में व्हाट्सएप के द्वारा, ईमेल के द्वारा या फिर गूगल ड्राइव में हम जिन्हें भी हम अपने मोबाइल में स्टोर कर सके या अपनी जीमेल अकाउंट पर स्टोर कर सके, वे सारी प्रतिभूति यानी कि जिन्हें हम अपने हाथ के द्वारा स्पर्श नहीं कर पाते, लेकिन वे भी दस्तावेज है जिस पर किसी आकृति, चिन्ह या लिपि में लिखा गया है, वे सारे आपके आते हैं इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज। ये हार्ड कॉपी नहीं होती, ये सॉफ्ट कॉपी भी इनको कहा जाता है। वहीं अगर हम 30 की बात करें, वे दस्तावेज जो आपको विधिक अधिकार दिलाते हैं, यानी कोई भी आपको विधिक अधिकार या तो बढ़ाएंगे, जैसे कोई भी आपकी संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का विधिक अधिकार, यानी कि जहां पर अधिकारों से संबंधित आपका आ जाएगा कोई भी डॉक्यूमेंट्स, वो आपका मूल्यवान प्रतिभूति होगा। ये शॉर्ट यहाँ पर ये चीज है। और धारा 30 से संबंधित केस है कंसेप्ट कालू वर्सेस महाराष्ट्र सरकार 1981 का। चलिए ठीक है, फिर ये सेशन भी यहीं तक करते हैं। मिलिए कल की क्लास में। कल से थोड़ी इंपॉर्टेंट धारा स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि अब 31 से लेकर 37 तक सभी धारा इंपॉर्टेंट है। इसको आप डीपली स्टडी करिए। मोस्टली अगर आपका एग्जामिनर थोड़ा सा लेवल बढ़ाने की कोशिश करेगा, हालांकि लेवल अप ही रहता है, तो वो ज़्यादातर चांस है कि वो 33, 34, 35 या 37 से संबंधित एग्जाम्पल के थ्रू वो पूछेगा। इनकी परिभाषाएं भी नहीं पूछेगा, वो एग्जाम्पल के थ्रू पूछेगा कि आप इन धाराओं में कैसे लगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर कल के सेशन में। तब तक वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।